चलिए तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। प्रीति जी आप अनम्यूट हैं, म्यूट कर लीजिए प्लीज। स्क्रीन शेयर आई थिंक सभी को हो रही होगी। यस मैम। ओके, तो आज हम अब देखने वाले हैं कि जो न्यूट्रिशनल चीजें हम यूज करते हैं, पोषक तत्व हम खाते हैं, तो उसकी किस एज में ह्यूमंस को क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो इस पर आज हम बात करेंगे और इस टॉपिक को हम देखेंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो ह्यूमन है ज्यादातर हम 2-3 एज लेते हैं कि उसका एक तो शैशव अवस्था, फिर उसके बाद युवा अवस्था, फिर एक जिसको प्रौढ़ बोलते हैं और वृद्ध। तो मोस्टली ये 4 टर्म्स में हम इनको लेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट। अब देखिए जो बैलेंस डाइट है वो डाइट बैलेंस किस चीज से बनती है, ये जो न्यूट्रिशंस हैं इनकी रेशो जो है वो मैनेज होने से ही कोई भी डाइट बैलेंस बनती है। अगर इनका प्रोपोर्शन प्रॉपर ना हो तो वो डाइट जो है वो बैलेंस डाइट की कैटेगरी में आ पाना संभव नहीं होता है। तो ह्यूमन बॉडी के लिए बैलेंस डाइट की डेफिनेशन सभी के लिए अलग अलग रहेगी और वो बैलेंस डाइट किसके रेशो को मेंटेन करके बनेगी, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर, ये सारी चीजों को मिलाकर वो बनेगी। फिर भी एक जो स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट की कल्पना की जाती है वो इस तरह से की जाती है जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि लगभग एक प्लेट को लिया गया है और इस प्लेट को 40% फुल किया गया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से, 25% प्रोटीन से और 10% फैट से और फाइबर 25%। तो इस तरह से एक थाली का या एक प्लेट को डिवाइड किया जाता है न्यूट्रिशंस के लिए। लेकिन ये एक आइडियल स्केल है, ये हर बॉडी के लिए डिफरेंट हो सकता है। अब बहुत सारी जगह ये पैगोडा और पिरामिड भी बनाए जाते हैं बॉडी के लिए बैलेंस डाइट को कस्टमाइज करने के लिए। तो इसमें भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों की क्वांटिटी रहती है और अनाज, वेजिटेबल, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट, फैट, फाइबर, इस तरह से सारी चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। अब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट शामिल किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं कि वो बॉडी को एनर्जी दें। प्रोटीन जो शामिल किया जाता है वो बॉडी को बिल्डअप करता है, सेल्स को, टिश्यूज को, मसल्स को, बोन्स की हीलिंग करता है और उनको रिपेयर करता है और साथ ही उनको बनाता भी है। फैट जो है ये भी एनर्जी देता है और सेल में को एनर्जी इसी फैट से मिलती है। और बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जिनको एब्जॉर्ब करने में फैट हेल्प करता है। पानी, जितने भी फंक्शन होते हैं बॉडी के, सब में वाटर का एक बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रोल है और इसका भी जो वाटर इनटेक है वो ह्यूमन में बैलेंस होना चाहिए। अब हम आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। तो विटामिन जो हैं ये इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करते हैं या बूस्ट करते हैं। साथ ही ये जो सेल हेल्थ है, हर सेल के हेल्थ को ये बूस्ट अप करते हैं। एक मिनट में देखती हूँ, ये ऐड करना बड़ा मुश्किल काम होता है।
प्रीति जी उनको बोलिए एक बार वो लीव करके फिर से ज्वाइन करें। हाँ हो गया, ठीक है। तो ये जो है शरीर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें कि ये हेल्पफुल होते हैं। और मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब विटामिन में ए सी डी ई और के और बी, फिर इसमें बी के भी कई टाइप होते हैं, B12 होता है, B1 होता है, तो ऐसे बहुत सारे बी के भी टाइप होते हैं। और इसी तरह से मिनरल्स होते हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, और जो विटामिन होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो ये जो दोनों तरह के पदार्थ होते हैं, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस बहुत कम मात्रा में बॉडी में लगते हैं, लेकिन इनके बिना बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो कंप्लीट हो पाना मुश्किल होता है। फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा लेते हैं वो लेते हैं फाइबर, और पानी तो चूंकि मैक्रो में आ जाता है तो फाइबर ही यहाँ रह जाता है। अब यहाँ पर जब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम बहुत कम लेते हैं या बहुत अधिक लेते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है बॉडी पे, ये पिक्चर में दिया है। यदि हम बहुत कम लेते हैं तो प्रोटीन कम लेने से हमको बॉडी में डैमेज या जो रिपेयरिंग है या जो हील अप है वो चीजें नहीं होंगी। मिनरल्स के कम होने से आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया आ जाएगा, या कैल्शियम की कमी होने से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी हो जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड, ब्लैडर, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आंखों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी डिजीज होती है, सी की कमी से स्कर्वी, और डी की कमी से रिकेट्स। तो ये सारे विटामिन की कमी होने से, मिनरल और विटामिन की कमी होने से ये सारी चीजें या ये डिजीज ह्यूमन बॉडी में होती है। वहीं अगर ये एक्सेस में हो जाए, ये मिनरल्स और विटामिन अगर एक्सेस में हो जाए तो स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं। हार्ट और उनकी जो आर्टरीज होती हैं उनसे रिलेटेड डिजीज होती हैं, और कुछ ओबेसिटी, कैंसर्स कुछ उसके कारण होते हैं, डायबिटिक उसके कारण होती है, गॉल स्टोन बनता है, डेंटल इश्यूज होते हैं और गाउट्स होता है। तो ये सारी चीजें कम या अधिक होने से विटामिन और मिनरल्स के होती हैं। तो इसीलिए ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये भी ह्यूमन बॉडी में हमेशा बैलेंस्ड पोजीशन में ही होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये जो बैलेंस डाइट है ये डिफरेंट एज ग्रुप के लिए क्या क्या होती है। तो सबसे पहले ये डिफरेंट एज ग्रुप के देखने के लिए हमको बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे जो जिसके लिए हम बात कर रहे हैं उसको कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, उसके ग्रोथ के लिए, अगर वो ग्रोइंग है कि उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, उसका मेटाबॉलिज्म रेट कैसा है, और वो किस तरह से उसका काम है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी उस पर डिपेंड करता है। फिर कैलोरीज इसी चीज पर डिपेंड करती है कि उसका वर्किंग क्या है, स्टाइल क्या है। यदि वो बहुत फिजिकल हार्ड वर्क कर रहा है तो उसको अधिक कैलोरी होगी, जैसे कि किसान हैं जो खेती कर रहे हैं। और यदि मान लीजिए उसका कोई वर्किंग स्टाइल बहुत फिजिकल हार्ड वर्क वाला नहीं है, जैसे ऑफिस में बैठ के काम करना, लंबी सिटिंग करना, तो 100% उसको कैलोरीज की आवश्यकता कम होगी। और उसी तरह से जैसे जब अगर बच्चे हैं तो उनमें डेवलपमेंट हो रहा है तो उनको एनर्जी भी अधिक लगेगी, प्रोटीन भी अधिक लगेगा, कैल्शियम भी अधिक लगेगी, और बहुत सारे मिनरल्स भी अधिक लगेंगे। लेकिन वही जब डेवलप हो चुका है कंप्लीट, तो इनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। आवश्यकता तो तब भी रहेगी लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगी। और उसी तरह जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या मान लीजिए ऐसी लेडीज हैं जो फीडिंग बेबी को फीड करा रही हैं, तो उनकी भी कैलोरीज की आवश्यकता अधिक होगी। उसी इसीलिए ये जितने भी पोषक तत्व हैं इनकी भी उनको अधिक क्वांटिटी में आवश्यकता होगी। तो इस तरह से अगर हम देखें कि कैलोरी एक स्टैंडर्ड हम स्केल देखें तो जो 10 से 12 महीने के बच्चे होते हैं उनको 100 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से उनको चाहिए रहती है। फिर जो 1 से 3 साल के होते हैं उनको लगभग 1000 से 1400 किलो कैलोरी।
फिर जो स्कूल गोइंग होते हैं मतलब 6 से 12 साल के, तो उनको 1800 से 2200 चाहिए रहती है। टीनेजर मतलब 13 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनको 2200 से लगभग 3000 किलो कैलोरी। और जो एडल्ट होते हैं वो मेल में 2600 से 2800 किलो कैलोरी, फीमेल में 2000 से 2200 किलो कैलोरी। और जो सीनियर होते हैं मतलब 65 प्लस, तो वो बेस करता है कि उनकी इंडिविजुअल नीड क्या है, कि वो किस तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन एडल्ट से उनको कम ही कैलोरी की जरूरत होती है। तो इस तरह से ये डिवाइड किया गया है एज वाइज। फिर हम देखें इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, इन सब का इंटेक हम अलग अलग देखेंगे। तो जो कैलोरीज है इसको थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं। तो जो 0 से 12 महीने तक का बच्चा है तो उसकी जो आवश्यकता है वो 100 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से उसके लिए सफिशिएंट होता है। अब ये 100 पर ग्राम के हिसाब से, किलोग्राम के हिसाब से होती है। जैसे किसी व्यक्ति का, किसी वैसे बच्चे का इतना होता नहीं है, फिर भी हम इमेजिन करें कि वो 5 किलो का है, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से ये यूनिट है। और ये जो पहले 6 महीने में तो जो बच्चा है उसके लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट माना गया है। और ये माना गया कि जितने भी आवश्यक पदार्थों की उसको जरूरत होती है, उसकी बॉडी को जरूरत होती है, उसके ब्रेन को जरूरत होती है, वो सब माँ के दूध से ही मिल जाते हैं। और 6 महीने के बाद फिर उसको हम बाहर के जो पोषक तत्व हैं या आहार है वो देना शुरू कर देते हैं। अब 1 से 8 साल तक के लिए, क्योंकि इस समय एनर्जी की उम्र के साथ साथ जो एनर्जी की आवश्यकता कम होती है लेकिन ग्रोथ की आवश्यकता अधिक होती है, तो इनको लगभग 80 से 70 किलो कैलोरी किलोग्राम पर डे, और 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए ये एक स्केल दिया गया है। और जिनकी आवश्यकताएं बहुत अधिक है, मतलब बच्चों में भी ऐसा होता है कि वो हो सकता है स्पोर्ट्स साइड जा रहे हों, तो स्पोर्ट्स जो बच्चा खेलेगा उसकी आवश्यकता ऊर्जा की अधिक रहेगी। और जो बच्चा मान लीजिए सिर्फ मेंटल वर्क कर रहा है उसकी जो एनर्जी की उसको जो आवश्यकता है वो नीड कम हो जाएगी। और उनकी चूंकि ग्रोइंग पीरियड में है ये सारे बच्चे, तो उनके लिए प्रोटीन और फैटी एसिड्स जो हैं वो कंटिन्यूशन में देना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वही उसकी बॉडी की ग्रोथ को कंप्लीट करते हैं। इसके साथ साथ विटामिन और मिनरल्स जो हैं जिसमें आयरन, जिंक, आयोडीन, ये सब चीजें एक बच्चे की बॉडी के ग्रोथ के लिए जरूरी हो जाती है। अब इसके बाद हम 9 से 18 साल के बच्चे को देखें तो इस समय उनकी हाइट बढ़ती है काफी तेजी से, और हाइट बढ़ने के कारण उनके मसल्स, बोन, इनका विकास बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है। और इस समय कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, ये जो मिनरल्स होते हैं इनकी विशेष आवश्यकता होती है। और जब कोई भी फीमेल मेंस्ट्रुएशन पीरियड से शुरू होती है तो उस समय उसकी आयरन की आवश्यकता बढ़ जाती है कि उसे आयरन अधिक दिया जाए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस एज के बच्चों को अधिक फल, सब्जी, साबुत अनाज, फिर एक पूरा डेयरी प्रोडक्ट जो है वो दें। तो इस तरह से उनको एक बैलेंस डाइट देना चाहिए, क्योंकि इस समय ग्रोइंग पीरियड होने के कारण सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर एडल्ट होते हैं जो 19 से 50 साल तक, तो इनकी सबकी एनर्जी नीड्स भी डिफरेंट होंगी कि वो किस तरह का लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। उस लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग ही उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही उनकी डाइट को चूज किया जाता है। फिर कुछ विटामिन, जैसे लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, तो उनको आयरन अधिक लगेगा। जो मेल्स हैं तो चूंकि उनमें मसल्स, बोन उन्हें स्ट्रांग चाहिए रहती हैं, तो उसमें कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम अधिक लगेगा। और कोशिश करना चाहिए कि वो उस समय फैट, सोडियम, इस पर थोड़ा कंट्रोल रखें और
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, इन सबको भरपूर मात्रा में लें। फिर ओल्ड एज में चूंकि कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए जो उनकी बैलेंस डाइट है वो चेंज हो जाता है पैटर्न, और कुछ ऐसे जैसे B12 विटामिन दिया है वो ह्यूमन बॉडी इस एज में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो इसके कारण उनको कुछ ऐसे जो खाद्य पदार्थ है वो देना बहुत जरूरी है जिसमें B12 हो, जिससे उनकी बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी ना हो। इस एज में प्यास लगने का जो फीलिंग है वो कम हो जाती है। तो कोशिश करना चाहिए कि आफ्टर 50 हर व्यक्ति को एक मेजर करके ही वाटर इनटेक देना चाहिए, जिससे उनके बॉडी में डिहाइड्रेट ना हो, वो पर्याप्त पानी हो। इस समय चूंकि बोन में लॉसेस शुरू हो जाते हैं, तो उस समय कैल्शियम की देना और विटामिन डी देना, ये दोनों बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है जिनकी उनकी बोन स्ट्रांग रहे। तो इस तरह ओवरऑल हम देखें कि ये जो डेली एज ग्रुप विभिन्न होते हैं, तो उसके हिसाब से ये चार्ट है कि किस एज में कितना प्रोटीन, फैट, कैलोरीज और कैल्शियम, आयरन इंटेक होना चाहिए। इसका आप लोग चाहें तो पिक ले लें, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में तो आ ही जाएगी। अब हम आते हैं प्रोटीन पर कि डिफरेंट एज ग्रुप में प्रोटीन कितना होना चाहिए। तो जो प्रोटीन होता है वो चूंकि ये बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो जब ग्रोइंग एज होती है, मतलब किशोर अवस्था तक या युवा अवस्था तक जो है प्रोटीन का इंटेक अधिक होना चाहिए। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो फीडिंग करा रही हैं बच्चों को, उनके लिए प्रोटीन अधिक होना चाहिए। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मसल्स मास कम होने लगता है, तो उनको मैनेज करने के लिए भी प्रोटीन जो है उसका इंटेक थोड़ा अधिक होना चाहिए। अब हम इसको एज वाइज देखते हैं। तो जब 6 मंथ तक है तो इसमें लगभग 11 ग्राम प्रतिदिन लगता है, जो कि माँ के दूध से ही बच्चे को मिल जाता है, उसे अलग से देने की जरूरत नहीं रहती। 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे को लगभग 13 ग्राम प्रतिदिन, 4 से 8 साल के बच्चे को 19 ग्राम पर डे, 9 to 13 ईयर इसमें बॉयज और गर्ल्स, मेल फीमेल दोनों को 34 ग्राम पर डे। अब जब 14 से 18 पर आते हैं तो लगभग मेल को 52 ग्राम पर डे, फीमेल्स को 46 ग्राम पर डे तक ये देना चाहिए। ये सब एक स्टैंडर्ड स्केल है, लेकिन ये नहीं है कि पर्टिकुलर हम इसको इसी को फॉलो करें, है ना। ये चीज मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है। वहीं जब एडल्ट मेल है तो उसको 56 ग्राम पर डे, फीमेल है तो 46 ग्राम पर डे। यदि मान लीजिए 60 प्लस है तो 60 प्लस के में जो है, चूंकि उनकी जो मसल्स होती हैं 60 के बाद वो थोड़ा सा डैमेज होने लगती हैं, तो उसको रोकने के लिए उसकी जो भी बॉडी वेट है उससे प्रति किलोग्राम 1 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। जैसे सपोज किसी का 50 केजी वेट है तो उसको 50 ग्राम पर डे प्रोटीन को इंटेक लेना चाहिए। और जब भी प्रेगनेंसी है या बेबी को फीड करा रहे हैं तो पर डे ये 71 ग्राम तक हम प्रोटीन के इंटेक को बढ़ा सकते हैं। और ये सोर्स ऑफ प्रोटीन ये सारी चीजें होती हैं, फिश, नट, मिल्क, एग्स, आलमंड, योगर्ट, चिकन, लेंटिकल्स, ब्रोकली, स्प्राउटेड, ओट्स और सीड्स, ये सारे सोर्स होते हैं प्रोटीन के। अब ये जो प्रोटीन है, ये इसमें हमको क्या देखना रहता है कि जिनकी बहुत अधिक हाईली एक्टिव लेवल पे जो पर्सन्स हैं, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो बहुत हाईली एक्टिव है, बहुत अधिक काम कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसको अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होगी। और अगर इसके लिए एक एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डर है जो बॉडी बिल्डअप की ट्रेनिंग ले रहा है, तो उसको जो है
अधिक प्रोटीन की आवश्यकता हो सकती है कंपैरेटिवली जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। फिर ये जो प्रोटीन की आवश्यकता है ये हमेशा इसकी जो क्वांटिटी है कितनी होनी चाहिए आपके लिए, ये हमेशा किसी एक्सपर्ट से ही डिसाइड कराएं, क्योंकि हर बॉडी के लिए अलग होती है। और प्रोटीन के सोर्स आपको बता दिए हैं, अंडे, मीट, टोफू, बीन्स, दालें और नट्स, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। ये एक ओवरऑल चार्ट दिया गया है कि कितनी मेल फीमेल्स को कितना कितना प्रोटीन का जरूरत होती है, लेकिन एक एवरेज हम देखें तो आप आफ्टर 50 आपका जो भी वेट है उसमें 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने ही ग्राम प्रोटीन की आपको आवश्यकता होती है। ये एक जनरल स्टैंडर्ड स्केल है। फिर प्रोटीन के फंक्शन क्या क्या होते हैं कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको ये स्टिमुलेट करता है, बना रिएक्शन कराता है, एंटी बॉडीज को सपोर्ट करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करता है, मसल्स ग्रोथ करता है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, डीएनए रिपब्लिकेट करता है, उसको डीएनए को सपोर्ट करता है और उसके रेगुलेशन करता है, और एक्सप्रेस ऑफ डीएनए और आरएनए दोनों के लिए ये ग्रोथ के लिए, दोनों की हेल्थ के लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा ये बॉडी को सपोर्ट करता है क्योंकि इससे मसल्स डेवलप होती हैं और मसल्स ही बोन के लिए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। हार्मोनल बैलेंस करता है और मसल्स को जो भी मूवमेंट्स मसल्स करती है उसके लिए ये तैयार करता है। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जरूरत भी हर उम्र में अलग अलग होती है और उस व्यक्ति की वर्किंग स्टाइल के अकॉर्डिंग इसकी जरूरत होती है। तो एक जनरल लिया है कि जो बच्चे हैं उनके लिए लगभग 60 ग्राम, फिर जो थोड़े बड़े हैं वो 130 ग्राम। तो इस तरह से ये 60 ग्राम से लेके 175 ग्राम पर डे तक ये ली जा सकती है, और डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी वर्किंग स्टाइल क्या है। तो इसको भी अब हम देखेंगे। तो अगर 0 से 6 मंथ इन्फेंट्स है तो उसमें 60 ग्राम पर डे जरूरत होती है, लेकिन वो 60 ग्राम उसके मदर मिल्क से ही उसको पूरा हो जाता है। फिर अगर 12 महीने तक का बच्चा है तो उसको 95 ग्राम पर डे की जरूरत होती है। अगर 1 से 70 तक की एज के जो बच्चे, उनको 130, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी आ गए इसमें, है ना, 1 से 70 साल तक में, तो 130 ग्राम प्रतिदिन चलती है। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो बेबी को फीड अप करा रही हैं उनको 175 ग्राम प्रतिदिन तक इसकी आवश्यकता होती है। अब इसमें फाइबर भी आते हैं, तो हम फाइबर्स को भी देखेंगे। तो जो बच्चे छोटे होते हैं 1 से 3 साल तक के, उनको 19 ग्राम पर डे लगता है। अगर चिल्ड्रन 4 to 8 ईयर हैं तो 25 ग्राम पर डे, 2 to 5 ईयर चिल्ड्रन है तो 15 ग्राम पर डे, 6 to 9 ईयर है तो 21 ग्राम पर डे, एडल्ट हैं तो 25 ग्राम पर डे जो है ये फाइबर्स कम से कम खाना चाहिए, जिससे उनका डाइजेशन अच्छा रहे। और ये सारी जो भी नंबर्स दे रहे हैं ये एक जनरल गाइडलाइन है, और ये डिपेंड करता है, ये नंबर किसी भी व्यक्ति की उसके पर्सनल, उसका वर्क स्टाइल क्या है, उसकी एक्टिविटी लेवल क्या है, उसके हेल्थ इश्यूज क्या क्या हैं, उन सब पर डिपेंड करके ये नंबर्स उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। और ये मिलता कहाँ से, इसके सोर्स क्या है? होल ग्रेन्स है, वेजिटेबल है, फ्रूट है और लेग्यूम्स हैं। और इसमें हर बार ये बोला जा रहा है विशेष रूप से कि जब भी आप अपने लिए कोई क्वांटिटी तय करें तो सबसे पहले किसी एक्सपर्ट से हेल्प लेके ही उस क्वांटिटी को डिसाइड करें। ये एक एवरेज कार्ब्स दिया गया है कि कितना लेना चाहिए।
5 साल से लेके और लगभग 18 साल तक के। अब हम देखते हैं फैट की, फैट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक जनरल मिथ है कि फैट को सभी ऐसा मानते, फैट बिल्कुल नहीं लेना। देखिए कितने एफर्ट चलते हैं जीरो ऑयल कुकिंग का, कि जिसमें ऑयल का सिंगल ड्रॉप भी नहीं है, लेकिन कुछ मात्रा में फैट बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये फैट ही होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज आपने 2 दिन का फास्ट किया, तो आपकी बॉडी की एनर्जी वैसी ही बनी रहती है, तो उस समय वो सेकेंडरी सोर्स की तरह ये फैट जो है वो बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। तो बॉडी में फैट का एक स्टैंडर्ड स्केल में होना बहुत जरूरी है। तब यहाँ हम फैट का देखेंगे तो ये इसकी जरूरत जो है वो उम्र के हिसाब से चेंज होती है, और कुल जो एक जनरल लिया गया है वो 25 से 35% जो भी आपकी कैलोरीज है उसमें 25 से 35% फैट होना चाहिए। और ज्यादातर इसमें कैसा होना चाहिए, संतृप्त वसा, मतलब सैचुरेटेड फैट जो है उसकी कुल मात्रा कितनी होनी चाहिए, 10% बस ही होनी चाहिए। और जो अनसैचुरेटेड फैट होता है उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। क्योंकि जब हमने फैट पढ़ा था तो आपको ध्यान हो कि हमने मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड सबसे अच्छा माना था, सैचुरेटेड को उससे थोड़ा कम सेकंड नंबर पे रखा था, और जो ट्रांस फैट था उसको हार्मफुल कंडीशन में रखा था, है ना। तो जो इसमें सैचुरेटेड फैट है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब अनसैचुरेटेड जो है वो अधिक होना चाहिए और सैचुरेटेड कम होना चाहिए। इसमें एक ये स्केल भी दिया हुआ है, ये एडल्ट के लिए है, कि ग्रीन है वो लो है, रेड है हाई है, और जो ऑरेंज है वो मीडियम है, और जो व्हाइट है वो एक स्टैंडर्ड हेल्दी रेशो है। तो 13% इन्होंने हेल्दी रेशो में लिया है। अब इसको भी हम एज से देखते हैं। तो हमने जब फैट पढ़ा था तो उसमें 3 तरह का फैट पढ़ा था, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड फैट की। ठीक है, हमेशा सैचुरेटेड फैट जो है वो अगर मान लीजिए टोटल 35% हम ले रहे हैं तो 10% ही सैचुरेटेड होना चाहिए और 1% जो ट्रांस फैट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट का। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो अनसैचुरेटेड फैट की ही बात कर रहे हैं। तो अगर एज 2 to 3 ईयर है तो टोटल इंटेक उनका कितना होना चाहिए, 30 to 35 ऑफ कैलोरी, जो भी वो कैलोरी ले रहे हैं उसका 30 से 35% ही होना चाहिए। अगर 4 to 18 है तो ये 25 से 35 होना चाहिए। और इसके जो सोर्स होते हैं वो जो पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि हमको यही लेना है तो हम इसी के सोर्स देखेंगे। तो इसके सोर्स क्या होते हैं, फिश, नट्स और वेजिटेबल ऑयल से ये प्राप्त होता है। और जो सैचुरेटेड होता है जो हमको लिमिटेड लेनी है, तो ये 10 यहाँ बोला गया, लेकिन यहाँ पर बोला है कि 7% से भी कम इसका सेवन करें। अब एडल्ट्स में ये कितना रहेगा, तो एडल्ट्स में जो टोटल फैट है वो 30% या उससे कम होना चाहिए, सैचुरेटेड है वो 10% या उससे कम होना चाहिए। ट्रांस जो है वो ट्रांस को तो ऐसा बोला है कि उससे बचें, उसको ना ही लें तो बहुत अच्छा है। और ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत सारी चीजें हैं, कि जैसे एक सब्स्टिट्यूट दिया गया है, कि जैसे बहुत ट्रांस फैट से अगर फुलफिल डेयरी प्रोडक्ट्स हैं तो उसके बजाय जैतून ऑयल लें, एवोकाडो लें, नट्स लें, सीड लें, और कम फैट वाली जो चीजें हैं उनको अपने भोजन का मेन हिस्सा बनाएं। अब ये अगर मान लीजिए इसका इंटेक जो है न्यूट्रिशंस का, ये क्या होना चाहिए, यदि 6 महीने तक के हैं
तो 5.8 ग्राम पर किलोग्राम पर डे ये फैट की क्वांटिटी होनी चाहिए इस एज में। अगर 6 to 12 मंथ है तो ये जो फैट की क्वांटिटी है, वैसे यहाँ पर ये सजेस्ट किया जाता है कि 0 to 6 तो एक्स्ट्रा फैट देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको मदर मिल्क से उसकी फुलफिल हो जाती है। तो यहाँ पर भी वो जो मदर मिल्क ले रहा है उससे ही वो अपनी फैट की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। और इसके लिए हमेशा अब क्या करना चाहिए कि जो भी आप चीज लेते हैं, खरीदते हैं, तो आजकल उसके हर चीज के पैकेट में क्वांटिटी दी रहती है कि उसमें कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है। तो आप उसको जरूर पढ़ें और उसमें फैट का लेवल क्या है उस पर ध्यान दें। वो फैट किस तरह का है इस पर ध्यान दें कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, और अपनी आहार विशेषज्ञ से सलाह लेके अपने लिए फैट की क्वांटिटी तैयार करें। क्योंकि यदि मान लीजिए किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो 100% उसके लिए ये नंबर्स फैट के नहीं रहेंगे, उसके लिए नंबर चेंज हो जाएंगे। या हाई बीपी है तो आपकी जो किसी भी ह्यूमन बॉडी की जो प्रॉब्लम है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उन सबको देखते हुए ये कस्टमाइज कराना चाहिए। ये एक जनरल है जो हमने पहले भी देखा था कि किस मात्रा में क्या क्या चीजें किस एज में लेनी चाहिए। इसको कंप्लीट कर लें कि रुके यहाँ? कंप्लीट करें। चलिए, तो अब हम आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं विटामिन। तो विटामिन की जो जरूरतें हैं वो पूरे जीवन भर रहती हैं। विटामिन ए, B1, B2, बी, B6, B12, सी, डी, ई, के, ये जो विटामिन होते हैं इन सब की जरूरत हमेशा रहती है, और उस समय की जरूरत के हिसाब से इनकी क्वांटिटी चेंज होती है। जैसे कि जो चिल्ड्रंस हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनमें विटामिन डी और आयरन की जरूरत ज्यादा होती है। अगर थोड़े से ग्रोइंग पीरियड में है तब भी इनकी आवश्यकता होगी, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे वो एडल्ट हो जाते हैं तो वहां पर विटामिन बी, आयरन और फॉलिक एसिड की जरूरत होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये चीज भी चेंज होती है। जैसे कि 50+ वालों को B12 की अधिक आवश्यकता होती है, D3 की जरूरत होती है। और जो लेडी प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो लेडीजन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड और आयरन की जरूरत होती है। तो इसमें देखें कि जो इन्फेंसी है, मतलब बचपन में, चूंकि उस समय पूरे बोन का डेवलपमेंट होता रहता है, तो इसीलिए उन्हें विटामिन डी, आयरन और कैल्शियम, ये तीनों चीजों की मैक्सिमम जरूरत होती है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिल जाता है, और जो बेबीज हैं, मतलब 0 to 6 मंथ हैं, जिनको हम ऊपर से कोई भी फूड नहीं दे रहे हैं, उनके लिए सूर्य के प्रकाश में उनको रखना बहुत जरूरी है, जिससे विटामिन डी उनको मिले। क्योंकि यदि आप उसको उनको सनलाइट में नहीं रखेंगे तो विटामिन डी उनको नहीं मिलेगा, और जब विटामिन डी नहीं मिलेगा तो मदर मिल्क से जो कैल्शियम मिल रहा है वो उसके गट्स में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसीलिए छोटे बच्चों को बोलते हैं ना कि सुबह सुबह की धूप में 1 घंटे रखें। उसका रीजन यही है कि उनको विटामिन डी का सोर्स वही होता है पाने का। फिर चाइल्डहुड और एडोलसेंस, तो इसमें कैल्शियम और विटामिन बी, विटामिन डी, इनकी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि उस समय इनके बोन्स हाइट बढ़ती है। तो हाइट बढ़ने के कारण बोन्स का बहुत तेजी से विकास होता है, ग्रोथ होती है। तो उस समय मैक्सिमम अमाउंट में इनको विटामिन डी और कैल्शियम की जरूरत होती है। सॉरी, विटामिन बी की तो जरूरत होती ही है। और उस समय चूंकि इनको एनर्जी भी अधिक लगती है, तो मेटाबॉलिज्म का जो है वो अधिक लगता है, तो इसीलिए विटामिन बी की भी जरूरत होती है। अब एडल्टहुड में अगर हम देखें तो ये लगभग 20 से 30 की उम्र है। यहाँ तक अगर हम देखें तो ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है, और बॉडी की ग्रोथ जो है वो एक स्थिर अवस्था में आ जाती है, एक सस्टेनेबल पोजीशन में हो जाती है। तो यहाँ पर क्या जरूरत होती है? फॉलिक एसिड की
अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो फॉलिक एसिड, आयरन ये तुरंत लेना चाहिए। यदि प्रेगनेंसी नहीं है लेकिन मेंस्ट्रुएशन चालू हो गए तो उस समय भी आयरन की अधिक आवश्यकता होती है। और B12, क्योंकि B12 जो है वो आरबीसी और नर्वस सिस्टम के फंक्शन में हेल्प करता है, तो ये चीजें जरूर लेनी चाहिए। अब 50 प्लस वालों के लिए B12, क्योंकि B12 जब 50 तक करीब बॉडी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है आप जो भी खाना ले रहे हैं उससे, लेकिन 50 प्लस के बाद उस खाने से B12 को एब्जॉर्ब करने की शरीर की क्षमता कम हो जाती है और इसीलिए उनका नर्वस सिस्टम और आरबीसी जो है वो हेल्दी नहीं रह पाता। तो उनकी हेल्थ के लिए B12 आप 50 प्लस में लेना बहुत जरूरी है। इस समय चूंकि मसल्स लॉस होने लगती हैं और बोन का सपोर्ट हटने लगता है तो फ्रैक्चर या अर्थराइटिस ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो इनसे बचने के लिए विटामिन डी जरूर लेना चाहिए। कैल्शियम जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम ही है, चूंकि एक मसल्स प्रोटेक्शन हट गया है तो बोन में फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए कैल्शियम की बहुत जरूरत है। और B6 क्योंकि आरबीसी को प्रोड्यूस करती हैं, तो ये B6 विटामिन भी जरूर लेना चाहिए। ये एक ओवरऑल विटामिन का पिक्चर है जिसमें फेट सोल्यूबल विटामिन दिए गए हैं A, D, E, K और वाटर सोल्यूबल विटामिन दिए हैं B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 और विटामिन C। और इनको कितना लेना चाहिए ये भी दिया गया है। ये सिर्फ 3 मंथ तक के एज के लिए ये दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये थोड़े से उसी एज को आगे बढ़ाया है कि ये 40 और 40 से ऊपर के जो 40 से कम वालों को और 40 से ऊपर वालों को कितना लेना चाहिए ये इंटेक दिया गया है। अब यहाँ पर सोर्स हम देखें क्या क्या होंगे, तो विटामिन डी जो है ये स्ट्रांग बोन्स को स्ट्रांग करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और ये किसमें मिलता है? सनलाइट में, डेयरी प्रोडक्ट में और फिश में। B12 एनर्जी बढ़ाता है, ब्रेन को हेल्दी रखता है और आरबीसी को हेल्पफुल करता है उसके फंक्शन में। ये किस किस में मिलता है? मीट, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट में। B9 जो है ये प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है और सेल ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। ये मिलता है जितनी भी लीफी ग्रेन वेजिटेबल्स होते हैं, बीन्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनमें मिलता है। तो इस तरह से ये पूरा चार्ट दिया गया है और यहाँ पर विटामिन ए की रिक्वायरमेंट दी गई है कि कितनी होनी चाहिए किस एज के लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे मिनरल्स, ठीक है, कि मिनरल्स कितने होने चाहिए। तो मिनरल्स में मोस्टली जो हम बात करते हैं वो कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इसमें पोटेशियम नहीं है, पोटेशियम की भी बात करते हैं, सोडियम और जिंक, इन सारी चीजों की हम बात करते हैं। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये इनका काम क्या होता है कि जैसे कैल्शियम होता है वो बोन, टीथ और एक सेकेंड मैसेंजर का में हेल्प करता है। मैग्नीशियम जो होता है वो स्केलेटन सिस्टम को हेल्दी बनाता है और इम्यूनिटी हेल्थ को बढ़ाता है। सोडियम जो है वो फ्लूइड बैलेंस बना के रखता है और मसल्स के जो फंक्शंस होते हैं उनको हेल्दी बनाए रखता है। पोटेशियम जो होता है वो नर्व ट्रांसमिशंस को हेल्दी बनाए रखता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस को ये बनाता है। इसीलिए सोडियम पोटेशियम का बैलेंस जब गड़बड़ होता है तो क्रैम्प्स बहुत आने लगते हैं। फिर आयरन जो होता है वो ब्लड के लिए बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन को वो ट्रांसपोर्टेशन इसी के थ्रू होता है। आयोडीन जो है ये थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस रखता है और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखता है। फास्फोरस जो है वो बोन और टीथ हेल्थ में हेल्प करता है और एसिड बेस को बैलेंस रखता है। तो इस तरह ये सारे जो मिनरल्स हैं ये इनके फंक्शन है और इनकी भी आवश्यकता जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है हर एज में और वहाँ उसके काम के हिसाब से। तो अब इसमें भी हम देखेंगे जैसे 0 to 18 ईयर है तो कैल्शियम है,
तो कैल्शियम इस समय चूंकि ग्रोइंग पीरियड होता है तो लगभग 700 mg की जो आवश्यकता होती है। आयरन है तो वो जब इनका डेवलपमेंट होता है तब इसकी आयरन की भी आवश्यकता अधिक होती है, यहाँ पर नंबर नहीं दिया गया है। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ग्रोइंग पीरियड के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है और ये 9 to 13 जबकि ग्रोइंग पीरियड होता है तब उसको 240 मिलीग्राम तक की आवश्यकता होती है। विटामिन डी ये तो हर एज में बहुत अधिक आवश्यकता होती है, लगभग 400 बेबीज के लिए और 600 बच्चों के लिए, और ये धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाती है एडल्ट में। अब 19 से 70 साल में कैल्शियम कितना लगता है, लगभग 1000 mg। आयरन कितना लगता है इसमें, आयरन हमेशा जब तक मेनोपॉज नहीं होता है तब तक लेडीज को अधिक आयरन की आवश्यकता होती है। तो वो कितनी होती है, मैन को 18 mg और 18% पुरुषों को होती है, 18 से 8 मिलीग्राम अधिक आयरन की आवश्यकता जिनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है उन लेडीज को होती है। पोटेशियम लगभग लेडीज फीमेल के लिए 2600 mg और मेल्स के लिए 3400 mg। और 70 प्लस जो होते हैं उनके लिए कैल्शियम, चूंकि उनकी बोन बहुत वीक हो जाती हैं तो लगभग 1200 से बढ़कर और बढ़ जाती है। इसमें जो पहले दिया था वो 1000 दिया था तो यहाँ पर 200 और बढ़ जाता है। और इसके बाद विटामिन डी जो होता है वो भी इसके लिए हेल्पफुल होता है। तो इसके लिए लगभग 800 पर डे प्लस हो जाता है। ये सारे जो पिछले नंबर्स दिए हैं उनमें एड ऑन हो जाते हैं। फिर बी ट्वेल्व में ये बहुत कमी हो जाती है और यहाँ पर इसका नंबर नहीं दिया गया है, बट 100% ये भी चूंकि पहले जैसे दिया गया था कि बी ट्वेल्व उस समय एक्स्ट्रा लेना चाहिए। आयरन यहाँ पर क्योंकि 50 वर्ष की जो मेल फीमेल दोनों होते हैं इनके लिए ब्लड की कमी बहुत होती है और ब्लड की कमी होने के कारण आयरन, चूंकि ब्लड के लिए एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है, आयरन ही होता है जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो इनकी इंटेक भी लेना आयरन का भी बहुत जरूरी है। 8 mg तक लेना जरूरी है। यहाँ पर एक ये चार्ट दिया है। फिर फाइबर्स हम देखेंगे तो फाइबर्स डाइजेशन में के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह रहती तो उनके लिए फाइबर रिच फूड लेना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो जैसे चिया सीड, ये इधर पर लेस फाइबर है और यहाँ पर फाइबर की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो चिया सीड में कम है, उससे ज्यादा एवोकाडो में, फिर किडनी बीन्स में, लेंटिल्स में, ओट्स में, पीज में, फिर ओट्स में। तो इस हिसाब से हम देखें कि यहाँ ओट्स बताया है जो कि फाइबर रिच होता है। और फूड कौन कौन से होते हैं फाइबर रिच, चिया सीड होता है, रसबेरीज होती हैं, एवोकाडो, जो होल ग्रेन्स होते हैं वो होते हैं, फ्लेक्स सीड होते हैं, लेंटिल्स होते हैं, बीन्स होते हैं, ओट्स होते हैं और आलमंड्स। ये इन सारी चीजों में फाइबर्स की क्वांटिटी रिच होती है। और ये जो फाइबर्स की क्वांटिटी है इसकी भी लगभग 2 साल से ये लेना शुरू हो जाते हैं और ये भी एज के हिसाब से चेंज होते हैं। और 2 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला चलता है, एज प्लस 5 ग्राम।
मतलब जो भी उसकी एज है उसमें 5+ कर दो और उतना पर डे फाइबर लेना चाहिए। लेकिन ये कहाँ तक के लिए है? 25 से 35 ग्राम तक। जहां पर ये आता है तो एडल्ट हो जाते हैं जब बच्चे, तो उस समय मैक्सिमम 25 से 35 ग्राम फाइबर्स जो है उनके खाने में होना चाहिए। ये एक रेशो दिया है कि जैसे 2 to 5 years 15 ग्राम, 5 to 11 years 20, 11 to 16 25, 16 to 18 30। ठीक है। और जो एडल्ट हैं उनको 25 से 35 ग्राम, तो ये लेना कंपलसरी होता है। फिर फाइबर की जरूरत क्या है? तो जितना भी डाइजेशन से रिलेटेड है वो सारी चीजें फाइबर ही हेल्प करता है। तो ये जो डाइजेशन डिस्कम्फर्ट है उसको अवॉइड करता है। कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, इनको अवॉइड करता है। और ये बहुत सारे तरह की फल, सब्जियां और होल ग्रेन्स, इन सब में इसको ये पाया जाता है। जो हाई फाइबर फूड्स है उसमें छिलके सहित फल जैसे एप्पल है, बीन्स, फलियां, वेजिटेबल्स और ओट्स, बार्ले और होल ग्रेन्स, ये चीजें हैं जिनमें फाइबर रिच होती हैं मैक्सिमम। अब ये फाइबर भी दो तरह के होते हैं, जो जब हम फाइबर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अभी ये समझ ले कि इनसॉल्युबल जो होते हैं वो स्टूल प्रोड्यूस करने में हेल्प होते हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को सपोर्ट करते हैं। वहां पर जो सॉल्युबल होते हैं वो डायरिया या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारियों को में रिलीफ देते हैं और ये डाइजेशन को स्लो डाउन करते हैं और साथ ही ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अब लास्ट हमारा आ रहा है वाटर इनटेक, कि ये कितना पीना चाहिए और क्यों जरूरी है। तो जो पानी है ये भी हर उम्र के हिसाब से अलग अलग होता है और अलग अलग आवश्यकता होती है, तो उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर एक ये चार्ट लिया है कि यदि व्यक्ति नॉर्मल पानी पी रहा है तो वो हाइड्रेट है, अगर नॉर्मल से वो थोड़ा कम कर रहा है तो डिहाइड्रेट हो जाता है, और यदि बहुत कम कर देता है तो एक्सट्रीमली हाइड्रेट कैटेगरी में वो व्यक्ति आता है। अब यहाँ पर हम पानी की आवश्यकता देखें तो 7 to 12 मंथ में जो है वो अप्रोक्सीमेट 0.8 लीटर जो फ्लूइड है वो उसको लगता है, और 6 मंथ तक तो जो मदर मिल्क बच्चा लेता है उसी से उसके वाटर इंटेक की भी पूर्ति हो जाती है, उसको एक्स्ट्रा पानी देने की जरूरत नहीं रहती है। फिर 1 से 3 साल में लगभग 1 लीटर या 4 कप, फिर 4 to 8 ईयर लगभग 1.2 लीटर, 9 to 13 1.6 लीटर और फीमेल 1.4 लीटर, एंड 14 to 18 तो इसमें 2.6 लीटर और 2 लीटर। अब इसमें ये हमको ध्यान रखना है कि यहाँ सिर्फ हम ये पानी की क्वांटिटी नहीं देख रहे हैं, इसमें जितनी भी वो लिक्विड चीज लेता है वो सारी इसमें इंक्लूड रहेंगी। एडल्ट है तो फीमेल्स में लगभग ये 2.1 लीटर, मेल में 2.6 लीटर, प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो लगभग 2.3 लीटर, और यदि लैक्टेटिंग वुमेन है तो लगभग 2.6 लीटर जो है वो पानी उसे अपने पूरे दिन में इंटेक लेना ही चाहिए, वाटर इंटेक। अब इसमें ये देखना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि मान लीजिए आप जिम में बहुत अधिक वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत अधिक स्वेटिंग हो रही है, पसीना बहुत अधिक आ रहा है, तो 100% आपके पानी की क्वांटिटी आपको बढ़ानी चाहिए। और जो जो भी पानी ले रहे हैं उसके साथ अन्य जो भी तरल पदार्थ ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप छाछ ले रहे हैं या किसी तरह का कोई शरबत ले रहे हैं, तो वो सब भी उसी वाटर इंटेक की कैटेगरी में आएगा। ये एक जनरल चार्ट दिया गया है कि किसको कितना पानी लेना चाहिए।
इस तरह से ये आज हमने जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी क्या रेशो होना चाहिए, क्या क्वांटिटी होना चाहिए, किस एज के लिए, ये सब हमने यहाँ पर पढ़ा। तो मेरे ख्याल से इसमें तो क्वेश्चन वाली कोई बात होगी नहीं, क्योंकि ये तो सारा नंबर्स है ना। और हर Tricks में to learn. हाँ, हर में ये बोला गया है कि आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने किसी ऐसे एक्सपर्ट से पहले एडवाइस ले लें और उसके बाद ही अपनी क्वांटिटी को डिसाइड करें, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड नंबर बस लिए गए हैं। और इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से